सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सभी आशा करते हैं आप सब अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। तो चलिए बच्चों, आज अपने पाठ का आरंभ करने से पहले हम शांति पाठ करेंगे, शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी बच्चे अब तक जान गए होंगे कि मंत्र, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, हर लाइव क्लास में बताती हूँ कि मंत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। मंत्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, इसीलिए हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। संस्कृत भाषा के ये मंत्र हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं और हमें कंठस्थ होने अनिवार्य हैं। तो चलिए बच्चों, शांति पाठ करते हैं। हाथ जोड़िए, आंखें बंद, मेरे साथ शांति मंत्र का उच्चारण। उसके बाद आप इसे कंठस्थ करने का भी अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो चलिए बच्चों, अपने पाठ पर आते हैं। आज का हमारा पाठ है उपसर्ग, पाठ 5 उपसर्ग। व्याकरण का ये पाठ उपसर्ग, जिसका आज आपको इस पाठ के अंतर्गत उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया जाएगा। उपसर्ग शब्द की परिभाषा बताई जाएगी। उपसर्ग के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और हम उन्हें जानने और समझने का प्रयास करेंगे और विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक अवश्य अपने पास रखेंगे, साथ में एक पेंसिल रखेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ताकि आपको अगर पाठ के बीच से पाठ को पढ़ाते हुए हम कुछ रेखांकित करने के लिए कहते हैं, निर्देश देते हैं, अगर आपको कुछ अंडरलाइन करने के लिए बोला जाता है या किसी परिभाषा को आपको ब्रैकेट में करवाया जाता है कि आप इसको याद रखिएगा, यह विशेष है, तो वो आप कर सकें, उस समय आपको इधर उधर कुछ ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक अवश्य अपने पास रखिए, क्योंकि इसी में से आपको पढ़ना है, ताकि आप पुनरावृत्ति भी आराम से कर सकें, और साथ में पेंसिल। पाठ से संबंधित उदाहरणों पर हम चर्चा करते रहेंगे साथ साथ। और आपके पास बच्चों ये एक सुविधा है कि आपके पास आपकी पढ़ाई जो है इन वीडियोस के माध्यम से पहुंच रही है, ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं पाठ को और ध्यान पूर्वक। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ आपको अभी समझ नहीं आया, तो आप दोबारा भी इस वीडियो को। तो चलिए बच्चों, अपने पाठ पे आते हैं। जैसा कि उपसर्ग शब्द से आप क्या समझते हैं? उपसर्ग, जिसे इंग्लिश भाषा के शब्द से समझिए प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले और फिक्स मीन्स लगना, पहले लगना। लेकिन किसके पहले लगना? शब्द के। कौन से शब्द के पहले? सार्थक शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले। आप सभी जानते हैं सार्थक शब्द क्या होते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए बच्चों, जब आपको पाठ पढ़ाया जाता है तब आपको शब्दों के शाब्दिक अर्थ से अवगत कराया जाता है, उनकी परिभाषा से भी अवगत कराया जाता है, क्योंकि हर पाठ जो है आगे दूसरे पाठ से संबंधित होता है। वो संबंध आप किस प्रकार आप उसको महसूस कर सकते हैं या उसको वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है, वो आपको तभी, जब आपको वो याद रहेगा, आपको वो ध्यान में रहेगा, तभी इसलिए हमने जब सार्थक शब्दों के बारे में आपको पढ़ाया, तभी आपको उत्तर पुस्तिका में कार्य करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि जब हम कोई चीज अपने हाथ से लिख देते हैं तो वो हमें कभी भूलती नहीं है, हमें हमेशा याद रहती है। तो आपको जो गृह कार्य दिया जाता है, उसके पीछे ये क्या कहते हैं, रीजन होता है, यह कारण होता है कि आप वो चीज अच्छे से याद कर लें, चाहे वो परिभाषा है, वो शब्दार्थ है, वो पाठ से संबंधित कुछ भी है, क्योंकि आगे आने वाले पाठ पीछे वाले पाठ से संबंधित होते चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आपको जो पढ़ाया जाता है और जो गृह कार्य दिया जाता है, उसको ध्यान पूर्वक करें और उसे याद रखें। तो देखिए बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बनता है, उप और सर्ग, यानी प्री
प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, मतलब पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि रचना करना। अतः इसका अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की रचना करना। ठीक है। प्रीफिक्स यानी किसी भी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देना। तो देखिए, सरल शब्दों में अगर हम कहें या अपनी आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको समझें, तो भाषा का है वह भाषा का छोटे से छोटा सार्थक खंड, यानी कि सार्थक शब्द का रूप, जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जैसे हार शब्द है, हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, है ना, यानी कि हार जाना, पराजित हो जाना। लेकिन अगर हार शब्द के आगे हम आ उपसर्ग को जोड़ दें तो शब्द बनता है आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। अब यह जो परिवर्तन है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। अभी मैं जब आपको बोर्ड पर भी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये लिखित रूप में भी दिखाऊंगी कि ये परिवर्तन किस प्रकार होता है। जैसे कि सभी इस शब्द से अवगत होंगे, शब्द है पुत्र। आप सभी जानते हैं पुत्र किसे कहते हैं, बेटा, है ना। अगर पुत्र शब्द के आगे उपसर्ग लग जाए कु, या उपसर्ग लग जाए सु, अगर कु लगा तो कुपुत्र हो गया और सु लगा तो सुपुत्र हो गया, है ना। अब अगर कुपुत्र है, कु उपसर्ग लगा है तो कुपुत्र यानी कि बुरा बेटा, अगर सु लगा है, सुपुत्र है यानी कि अच्छा बेटा। तो परिवर्तन, जो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि परिवर्तन जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकते हैं। ठीक है। तो परिवर्तन जो आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकता है, उसको हमें जानना है। तो अब देखिए, वे शब्दांश परिभाषा के व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। बच्चे समझ गए होंगे उप और सर्ग, जैसे कि मैंने इसको संधि विच्छेद के माध्यम से भी बताया, शब्द को तोड़कर उसका अर्थ निकालकर भी बताया। जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि हमारी हिंदी व्याकरण में हिंदी के हर शब्द का अर्थ उसी के अंदर छुपा होता है। आवश्यकता है हमें उसे निकालकर उसे जानने की। ठीक है। अंग्रेजी के शब्द से भी मैंने आपको बताया प्रीफिक्स। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, और बोर्ड पर लिखे हुए उससे मैं आपको समझाऊंगी उपसर्ग के मतलब उपसर्ग की परिभाषा को, उपसर्ग के अर्थ को, और जितने तरह के उपसर्ग हम पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग के भेद हैं। जैसे 5 प्रकार के हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, वो कौन कौन से हैं, हम हर एक भाग को, हर एक भेद को विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये है कौन से, ये है संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव, दोनों में क्या अंतर है ये हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी भाषा पर विदेशी भाषाओं का हमेशा प्रभाव रहा है, तो उसी प्रकार कुछ विदेशी भाषा के उपसर्ग भी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और अपने पाठ पे आगे समझते हैं। कहते हैं प्री यानी कि पहले, और फिक्स यानी लगना। पहले लगना, किसके पहले, शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले लगना। वो कैसे, शब्द के अर्थात मूल शब्द के पहले, या हम इस मूल शब्द को सार्थक शब्द भी कह सकते हैं, यानी कि वह शब्द जो स अर्थ है, अर्थ के साथ है। आप सार्थक शब्द की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए उपसर्ग होते क्या हैं। सबसे पहले ये जानिए, ये तो हमने बता दिया कि उपसर्ग का अर्थ है प्रीफिक्स यानी कि पहले लगना। किसके पहले लगना, शब्द के पहले लगना। कौन से शब्द के पहले लगना, मूल शब्द के पहले या सार्थक शब्द के पहले। अब यहाँ जानने योग्य बात है कि उपसर्ग है क्या, इसे हम ऐसे समझेंगे। उपसर्ग नंबर 1, यह शब्दांश होते हैं, ये शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। शब्दांश का अर्थ क्या होता है, यानी कि ये शब्दों के अंश हैं।
और ये शब्दांश होते हैं, इनको हम शब्दांश कहकर पुकारते हैं। दूसरा है शब्द के पहले लगते हैं, ये भी फिक्स है कि ये शब्द के पहले लगते हैं, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है। तीसरा कि अर्थ में बदलाव, यानी कि जब ये किसी मूल शब्द के आगे लग जाते हैं तो उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। अब वो बदलाव किसी भी प्रकार का बदलाव हो सकता है, उस शब्द को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, सकारात्मक भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, नकारात्मक भी कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे सू और कू, ये दोनों शब्दांश हो गए, यानी कि उपसर्ग हो गए। अब इसे किसी शब्द के साथ, जैसे एक ही शब्द है पुत्र, इसके साथ अगर इसके आगे सू लगाया जाता है तो शब्द हमारा बनता है सुपुत्र। अगर पुत्र के आगे कू लगाया जाता है तो बनता है कुपुत्र। सुपुत्र यानी अच्छा बेटा, कुपुत्र यानी बुरा बेटा। तो यहाँ शब्द में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के बदलाव आए, इसलिए बदलाव ये इसमें लगने से इसके आगे शब्द में बदलाव आता है, शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। अब देखिए, सभी शब्दांशों को हम उपसर्ग नहीं बोल सकते, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सभी शब्दांशों को हम उपसर्ग नहीं कह सकते। ऐसा क्यों है ये हम अपने पाठ में पढ़ेंगे अभी। उपसर्गों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है, यानी कि जो शब्द निरर्थक हैं, जिनका कोई मूल अर्थ नहीं है, जो मूल शब्द नहीं है, उनके साथ हम उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये क्या है, रूल्स हैं, नियम है, जिसको हम अपने पाठ में अर्थ के साथ इनको पढ़ेंगे, इनके नियमों को जानेंगे और समझेंगे उदाहरणों के साथ। अगर परिभाषा के रूप में हम इसे समझें, व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगकर या मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। परिवर्तन या बदलाव, हम दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, परिवर्तन या बदलाव ला देते हैं। अब देखिए, ये तो आपने जान लिया कि उपसर्ग का मतलब क्या है, उपसर्ग होते क्या हैं, हम किसे उपसर्ग कहते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार होता है। अब हम जानेंगे उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में। हाँ, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले, हिंदी व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले जो उपसर्ग हैं वो है संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। इन सभी को इनके नियमों के साथ हम एक एक कर अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ेंगे और साथ में उदाहरणों के साथ इसे हम समझेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार होता है, संस्कृत के उपसर्ग और अवयव में क्या फर्क है वो जानेंगे, हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं उसको समझेंगे, उर्दू और फारसी के उपसर्ग कौन से हैं वो जानेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा, जैसे भारत में बहुत सारी विदेशी भाषाओं का प्रभाव रहा है, आपने भाषा वाले पाठ में पढ़ा, तो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ये इन भाषाओं के कुछ उपसर्ग हैं जो हिंदी व्याकरण में सम्मिलित हो गए हैं और हम जाने न जाने उनका प्रयोग करते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे और इन्हें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तथा अपनी पाठ्य पुस्तक में से इन्हें जानेंगे। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग पाठ्य पुस्तक में से। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग, यानी प्री और फिक्स। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात इसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। सरल शब्दों में कहें तो भाषा का वह छोटा से छोटा खंड, सार्थक खंड, जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार, हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसके आगे अगर हम आ उपसर्ग लगा दें तो नया शब्द बनेगा आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। इस प्रकार हम व्याकरण के परिभाषा के रूप में कह सकते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए, वास्तव में उपसर्ग शब्द होते हुए भी शब्द नहीं कहलाते, इन्हें शब्दांश कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। अधिकतर इसका प्रयोग पूर्ण व सार्थक शब्दों के साथ होता है, पर कभी कभी
ये शब्दांश के साथ लगकर नए पूर्ण शब्द भी निर्मित करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे अनु जमा ज, अनुज। अनु उपसर्ग है और ज शब्दांश है, दोनों के मेल से पूर्ण शब्द निर्मित हो गया। अब हिंदी में देखिए, उपसर्ग के भेद मैंने आपको बताए थे। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का हम अध्ययन करेंगे। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश जो प्रायः समास रचना से पहले भाग में आते हैं, इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि इनका प्रयोग हिंदी में उपसर्गों की भांति होने लगा है। ये हैं तो संस्कृत भाषा के, परंतु ये इतने पहचान में आ गए हैं, इतने प्रचलित हो गए हैं कि ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। यहाँ आपको उपसर्ग दिया है अ, जिसका अर्थ है निषेध या अभाव, जैसे अधर्म, अकाल, अज्ञान, अभाव, अहिंसा, अनेक, अनादि, असाध्य। इसी प्रकार उपसर्ग है आ, इसका अर्थ है तक या समेत। उदाहरण देखिए, निर्मित शब्द इसके जो हैं आजन्म, आमरण, आचरण, आकाश। शब्द है अंतर या अतः, अंततः। अंदर अर्थ है अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी, अंतर्जातीय, अंतःपुर, अंतरात्मा, अंतःकरण। फिर देखिए, यहाँ शब्द है अधः यानी नीचे, अधोपतन, अधोगमन, अधोगति, अधोमुखी। फिर हमारा उपसर्ग है अधि यानी ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकारी, अध्यक्ष, अधिपति। हमारा शब्द है उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ है बुरा या हीन, जैसे अपमान, अपकार, अपयश। अगला हमारा उपसर्ग है अव। ये सारे क्या हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। बुरा या हीन, अवगुण, अवनति, अवज्ञा, अवशेष। अनु पीछे, समान, अनुचर, अनुरूप, अनुकरण। अति, अति का अर्थ है अधिक या ऊपर, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अत्युत्तम। फिर हमारा उपसर्ग है अभि यानी सामने, अधिक पास, अभियोग, अभिमान, अभिभावक, अभिमुख, अभ्यागत। उसके बाद हम आते हैं उत यानी ऊपर, श्रेष्ठ। बहुत सारे उपसर्ग आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे देखिए अधि का अर्थ भी ऊपर और श्रेष्ठ है। अर्थों में तो समानता होगी, लेकिन निर्मित शब्दों में समानता नहीं होगी। अर्थ वही होंगे, लेकिन निर्मित शब्द जो हैं वो अलग होंगे, जैसे उत्तर, उत्कर्ष, उत्सर्ग, उत्कंठा, उत्पन्न। फिर है हमारा उपसर्ग अप यानी निकट, गौण, जैसे उपकार, उपदेश, उपचार, उपाध्यक्ष। इसी प्रकार से ये सारे हमारे थे संस्कृत के उपसर्ग। आगे और देखिए, जैसे कु, अभी हमने पढ़ा था कुपुत्र, बुरा यानी कुकर्म, कुयोग, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र, कुमति, कुख्यात, कुकृत्य। फिर है चिर, चिर का अर्थ है अधिक यानी दीर्घकाल, चिरस्थायी, चिरंजीवी, चिरायु, चिर परिचित। जिस प्रकार आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी भव, यानी कि दीर्घ काल तक जीवित रहो, उम्र जो है वो अधिक हो, बढ़े। अगला है दुर यानी बुरा, कठिन, दुर्घटना, दुर्दशा, दुर्गम। फिर है दुस, कठिन यानी बुरा। अब शब्दों में तो, अर्थों में तो भिन्नता है, लेकिन शब्दों में भिन्नता नहीं होगी। ये जब जैसे घटना, दुर जुड़ा तो घटना को दुर्घटना में के अर्थ में परिवर्तित कर दिया। यहाँ दुह, दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्कर, दुष्चरित्र। तो जब इन शब्दों के साथ लगे तो इनका अर्थ भिन्न है और इनका अर्थ भिन्न है। इसी प्रकार निर यानी बिना, रहित, निर्धन, निर्गुण, निर्दय, निर्वाह, निर्मल, निर्जन। फिर है निस
यानी रहित, बिना, निस्संदेह, निस्वार्थ, निस्सार, निश्चल, निश्चित। उसी प्रकार नी यानी अभाव, अधिक, निषेध, निवारण, नितांत, नियुक्त, निबंध, निमग्न। प्र यानी अधिक, आगे, प्रगति, प्रभाव, प्रबल, प्रयत्न, प्रसिद्ध। प्रति यानी विरुद्ध, हरेक, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। फिर है परि यानी चारों ओर, परिसर, परिपूर्ण, परिक्रमा, परिजन, परिवर्तन। फिर है पुनर, पुनः यानी फिर, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुत्थान, पुनरुक्ति, पुनर्निर्माण, तो चलिए बच्चों, अब समय है गृह कार्य का। तो जो भी आपको हम गृह कार्य देते हैं उसे करना अनिवार्य है, ये आप सभी छात्र अच्छे से जानते हैं। आज का हमारा गृह कार्य रहेगा, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे आप, जैसा कि आपको समझाया गया है, और फिर उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद उपसर्ग के भेद और जो आपने आज पढ़े संस्कृत के उपसर्ग उन्हें आप लिखेंगे। और आपको मैंने ये बता दिया कि आपको गृह कार्य जो दिया जाता है उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी छात्र अपना गृह कार्य समय पर पूरा करेंगे और साथ साथ उसको याद भी करेंगे। और याद हमें क्या, रटना नहीं है, हमें समझकर याद करना है, पाठ को समझना है। अगर आप समझ के करेंगे, जैसा कि मैं सोचती हूँ कि मेरे जितने भी छात्र हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, अगर मैंने बताया आपको, अभी मैंने उन छात्रों को इतना निपुण कर दिया है कि वो छात्र जो हैं, अगर उनको किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ पता है, वो अपनी भाषा में परिभाषा तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हमारी अपनी आम भाषा में भी बताती हूँ, साथ साथ व्याकरणिक दृष्टि से भी किस प्रकार हमें लिखना है वो भी बताती हूँ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे सभी छात्र इस तरीके से पाठ को समझते हुए परिभाषा स्वयं से लिख सकते हैं। तो आप जरूर प्रयास करिए, पहले अपने आप से लिखने का, उसके बाद पाठ्य पुस्तक से देखने का कि आपने जो लिखा है और पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है उसमें कितना फर्क है। ठीक है, कि आपको अभी और कितना काम करना है अपने पर। ठीक है, अगर पाठ समझ में आएगा तो आपको गृह कार्य करना बहुत अच्छा लगेगा, करने में आपको मजा आएगा। और जो काम हमें करने में मजा आता है वो हम अवश्य करते हैं। उसके लिए किसी को हमें निर्देश नहीं देना पड़ता है ना, वो हम अवश्य करते हैं। और मुझे पता है सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपना गृह कार्य करेंगे, लेकिन आप ये गृह कार्य अपने स्कूल की ऐप पर अपलोड नहीं करेंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कार्य पूरा रखिए, आपको निर्देश अपने विद्यालय द्वारा मिल जाएंगे कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका कैसे हम तक पहुंचानी है और हमें कैसे उसको चेक करके आपको वापस भेजना है। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा थोड़ा ध्यान करते रहें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, स्वस्थ तथा सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अपने पाठ के साथ।